सामने का स्क्रीन आप लोग देखें, आपको साफ दिख रहा होगा कि हमने 4-5 पॉइंट लिखने की कोशिश की है। इन 4-5 पॉइंट से हम समझने की कोशिश करते हैं आज कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे लिए समझने के आवश्यक हैं। देखिए, एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हम अगर सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम से समझने की कोशिश करें तो यह पाठ्यक्रम ये साफ साफ कहता है कि आपको एनालिटिकल होकर समझना होगा। अभी एनालिटिकल होकर हम समझने से क्या, सिविल सेवा परीक्षा, अब ये एनालिटिकल होकर समझने की क्या कोशिश है, हम इसी प्रक्रिया में अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप पहली चीज़ देखिए, पहला क्या है, प्रेम्बिल एंड डीपीएसपी। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या रिलेशनशिप है। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि जो एक प्रियम्बल में और सोशल ऑर्डर में जो इशू है वह कैसे हम समझने की कोशिश करें। तो पहली ही चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस पर सवाल बनने की बहुत गुंजाइश है। अब आप ये अगर हम ये कहें ये सवाल कैसे बनेगा, अगर हम प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड अचीवमेंट टिल टुडे, अचीवमेंट टिल टुडे, हम तीन चीजों को जोड़ें, हम तीन चीजों को जोड़ते हैं कि हमारा संविधान की प्रस्तावना क्या है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है और हमने आज तक क्या प्राप्त किया है। अगर इन तीनों को जोड़ के हम सवाल बनाएं तो शायद एक बहुत बेहतरीन सवाल बनकर तैयार होता है जो हमको समझने की आवश्यकता है। चलिए हम अपनी बात की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और हमारा आज तक की प्राप्ति क्या है। अगर हम गोल देखें, हमारा गोल क्या था जब हमने संविधान बनाया, तो हमारा गोल क्या था। संविधान की बात हम क्यों करें, गोल। अब इस गोल को हम ऐड करते हैं फ्रीडम। मैंने बार बार कहा है कि आप जब भी कोई आंसर करें आप इतिहास से जोड़ने की कोशिश करें। गोल, फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशन, स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तीन चीज हो गई। देखिए, ये अगर सवाल आता है प्रीलिम्स का या मेंस का, इस सवाल को कैसे आप हैंडल करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल 1929 लाहौर, 1931 कराची। संविधान, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वेरियस पॉलिसीज मेड। बताइए, जस्ट सी ए क्वेश्चन, हमने क्या लिखा है, हमारा गोल क्या था या हमारा गोल क्या है। अगर हम अपने गोल को हम समझने की कोशिश करें और उस गोल को समझने के साथ साथ आंसर करने की कोशिश करें। लाहौर, राजनैतिक स्वतंत्रता, कराची, मूल अधिकार, आर्थिक सामाजिक लक्ष्य। प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपी, गाइडलाइंस, वेरियस पॉलिसीज, मेकिंग सोसाइटी बेटर।
इट्स क्लियर? चलिए बताइए बताइए। ये जो मैंने 3 चीजें लिखकर बताने की कोशिश की, आप इससे आपको समझना चाहिए। देखिए, हम सवाल फ्रेम करिए। लेट्स फ्रेम ए क्वेश्चन फॉर द सिविल सर्विसेज। हाउ विल फ्रेम द क्वेश्चन? क्वेश्चन फ्रेम ऐसे होगा कि हमारे संविधान में कुछ गोल लिखे गए हैं, हमारे संविधान में कुछ उद्देश्य लिखे गए हैं। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की, या हमारे संविधान की प्रस्तावना में कुछ ऐसे मूल बिंदु लिखे गए हैं कि उन मूल बिंदुओं का विस्तार संविधान के और भागों में है। उसको प्राप्त करने में सरकार ने या देश ने या राज्य ने कितनी प्रगति हासिल की। अब उसको आंसर करने के लिए आप इसको सहारा लीजिए, आप इसका शेल्टर लीजिए। होप इट्स क्लियर? इट्स फाइन। इसके बाद हम एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल क्या है? पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हमारा लक्ष्य क्या है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र। अब इस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र को आप देखें अपनी प्रस्तावना में। आप अपनी प्रस्तावना ओपन करिए। नाउ यू ओपन योर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट ओपन इट। मैं भी ओपन करता हूं। जस्ट ओपन इट प्रीएम्बल। आप जैसे ही प्रीएम्बल ओपन करते हैं आपको ये पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक दिखने लगता है। आप देखिए जहां पे प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और नीचे आई जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिल गया, इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। गॉट इट? इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा गोल क्या था? अब ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। इट इज रिटन इन द प्रीएम्बल। इट इज रिटन इन द प्रीएम्बल। अब जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ये क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की बात करता है। यह प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की बात करता है। यह समानता के सिद्धांत की बात करता है। यह क्या बात करता है? यह प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की बात करता है। यह समानता के सिद्धांत की बात करता है। तो हमारी जो प्रस्तावना है वह समानता के सिद्धांत की बात करती है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी क्या है? अब जो इक्वलिटी है, आपने इक्वलिटी की बात की, इक्वलिटी यह क्या है? स्टैटिक और डायनेमिक। यह गतिशील है या स्थित प्रज्ञ है? यह डायनेमिक है। जो हमारी इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वह डायनेमिक इक्वलिटी की बात करता है। यह किसी स्थिति प्रज्ञ समानता या किसी दृढ़ समानता की बात नहीं करता है। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसको समझ में आएगा मुझे रोकना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है, क्या करता है? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। और उसी लिए प्रोग्रेसिव मेजर्स लिए गए हैं। इस प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए प्रोग्रेसिव मेजर्स लिए गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्रोग्रेसिव मेजर्स लिए गए हैं। एक विकासशील
एक विकासशील कदम उठाए गए हैं। किस लिए? जिससे हम एलिमिनेट कर सकें। इसको क्यों लिया गया है? एलिमिनेट, समाप्त करना। क्या समाप्त करना? इनइक्वलिटीज। हमने उस डायनेमिक कॉन्सेप्ट को, देखिए समझिए, यहां चार्ट देखिए आप, जो हमने इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लिया वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का। इसलिए हमने प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को अख्तियार किया और प्रोग्रेसिव मेजर्स लिए। हमने यह क्यों लिए? एलिमिनेट डिसेबिलिटीज। किसमें? एलिमिनेट डिसेबिलिटीज। किसमें? ग्रुप्स में, समूहों में डिसेबिलिटीज को खत्म करने की बात की हमने। जो ग्रुप डिसेबिलिटी है उसको समाप्त करने की बात की। वो कैसे होगी? प्रमोट कलेक्टिव इक्वलिटी। जो एक कलेक्टिव इक्वलिटी है उसको हम प्रमोट करें। और जो कलेक्टिव इक्वलिटी है वह क्या है? यह इक्वलिटी है जिसमें हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगेन यू सी योर प्रीएम्बल, अगेन यू ओपन योर प्रीएम्बल और देखो इक्वल अपॉर्चुनिटी का कोई जिक्र है या नहीं है? ओपन प्रीएम्बल, मिल गया। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गया। लाइन नंबर 4-5 में है कहीं पे। थोड़ा रुकते हैं 2 मिनट के लिए। अब हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो एक भारत के संविधान ने एक जो समानता के तत्व को अंगीकार किया, वह समानता का अंगीकार किया हुआ तत्व किस तरह से हमारे समाज को, हमको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। तो हमने क्या किया? हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो। जो अब ये जरूरी क्यों है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? जो इनइक्वलिटीज समाज में है, जो इनइक्वलिटीज समाज में है, सोसाइटी में जो इनइक्वलिटीज हैं उनका समापन चाहिए, उनका समापन आवश्यक है। तो समाज के विभेद को समाप्त करने के लिए हमने यह कॉन्सेप्ट अपनाया। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं इनइक्वलिटीज, असमानताएं, उनका समापन आवश्यक है। कैसे? यह क्या है? यह एक अफर्मेटिव एक्शन है। अब आइए, हमारे पास 3 तरह के प्रावधान हैं रिजर्वेशन के। SC ST के हैं, OBC के हैं, महिलाओं के हैं, हैंडीकैप के हैं, EWS के हैं। वह क्यों लाए गए हैं? वह एक अफर्मेटिव एक्शन है। अब आप इसको, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, इसको आप कहां कहां इस्तेमाल करेंगे? GS पॉलिटी, A से GS4 इथिक्स, 4 जगह यह आपका इस्तेमाल होगा। जो मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, हमने अफर्मेटिव एक्शन तक पहुंचने के लिए हमने एक लंबी यात्रा की। जो अफर्मेटिव एक्शन तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा की, उस लंबी यात्रा का लक्ष्य क्या था? उस लंबी यात्रा का लक्ष्य यह था कि हम यहां तक पहुंचना चाहते थे। कहां तक पहुंचना चाहते थे? कि हम कैसे समाज में एक अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं। क्लियर हो गया? इसका हम देखिए, कोई भी पढ़ाई तब तक किसी पर्पस की नहीं है जब तक आप उसका इस्तेमाल करना ना सीख जाएं। अब इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे? GS पॉलिटी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप AC में कर सकते हैं, GS में कर सकते हैं,
इथिक्स में कर सकते हैं। एक और है साक्षात्कार, इंटरव्यू में भी इस्तेमाल हो सकता है। 4 जगह आपको इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा मिल जाएगा। आगे चलें, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, एक आसान भाषा में इसको और हम समझाने की कोशिश करते हैं। जो इक्वल प्रोटेक्शन है वह एक अफर्मेटिव एक्शन चाहता है। थोड़ा इसको और आसान करते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। इक्वल प्रोटेक्शन अफर्मेटिव एक्शन, एक धनात्मक कदम चाहता है, सकारात्मक कदम चाहता है। तो जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन है चाहता है अफर्मेटिव एक्शन, किसके लिए? जो अनइक्वल्स हैं, किसके लिए चाहता है ये? जो अनइक्वल्स हैं, असमान हैं। यह किसके लिए चाहता है? जो अनइक्वल्स हैं, जो असमान हैं, वो लोग कौन हैं? जो हिस्टोरिकली पीड़ित हैं। जो हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड हैं। हमारा जो इक्वल प्रोटेक्शन है एक अफर्मेटिव एक्शन चाहता है। किसके लिए चाहता है? जो अनइक्वल हैं। वह कौन है? जो हिस्टोरिकली पीड़ित है, जिनको हिस्टोरिकली दिक्कत की गई है। इसीलिए आर्टिकल 17 आता है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करते हैं। अगर आपको अनटचेबिलिटी पे कुछ लिखना है तो आप इसको लिखो। अगर आपको अनटचेबिलिटी पे, लोग कहते हैं सर अनटचेबिलिटी पे क्या लिखेंगे, आप लिखो कि संविधान अनटचेबिलिटी को किस तरह ट्रीट करता है। संविधान एक इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है, जो एक अफर्मेटिव एक्शन है। किसके लिए है? जो अनइक्वल है। वह अनइक्वल्स लोग हैं कौन? जिनको हिस्टोरिकली पीड़ित किया गया है, और इस जो है हिस्टोरिकली पीड़ित हैं उनके लिए अनटचेबिलिटी का समापन आर्टिकल 17 में किया गया है। क्लियर हो गया? तो जो यह एक प्रिंसिपल किया गया। अब इसके साथ साथ आप क्या करिए कि जो सोशल मेन स्ट्रीम है, हमको सोशल मेन स्ट्रीम मिलाना है। हमको सोशल मेन स्ट्रीम में लाना है। SC ST OBC वोमेन। तो सोशल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमको इक्वल प्रोटेक्शन देना होगा, अफर्मेटिव एक्शन लाना होगा। अगर हम सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते, अगर हम मान लीजिए, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शामिल न करते, हम इस पे आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को हम संविधान में शामिल न करते। एक आप बार बार सुनते होंगे कि इनका संविधान में क्या काम है, जब ये जस्टिसेबल नहीं है, में शामिल नहीं करते। तो हम क्या करते? हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो देते, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यस हम दे देते, बट सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नो। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को संविधान में शामिल न करते, if the directive principal state policy would not have been in the constitution, then what would have been happened? The political democracy I would have given, we would have given the political democracy, but what about the socio-economic democracy? There would not be any socio-economic democracy अगर संविधान में हम इसको शामिल नहीं करते। ठीक है, आगे चले। अगर किसी को दिक्कत हो बताने की कोशिश जरूर करना। तो हमारा जो ग्रेटर गोल है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का, तो सोशियो इकोनॉमिक कंटेंट, पॉलिटिकल फ्रीडम,
यह कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह शामिल है कि हम एक वेलफेयर स्टेट इन दोनों को मिक्स करके ही दे सकते थे। जो एक कल्याणकारी राज्य है वह बगैर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कंप्लीट नहीं हो सकता था। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को संविधान का भाग न बनाते तो हम एक कल्याणकारी राज्य नहीं बना पाते। अब हम एक सवाल बनाते हैं, आप उसको लिखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सप्लीमेंट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप एक मेंस का सवाल लिखिए, उस सवाल का आंसर मैंने मोर और लेस कर दिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सप्लीमेंट द प्रीएम्बल। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान की प्रस्तावना को संपूरित करते हैं। अभी तक के व्याख्यान में किसी कोई समस्या है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप लोग लिखते भी रहिए कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे अपने को थोड़ा सा ढाढ़स रहता है कि हाँ भाई, क्योंकि क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट बड़े एनालिटिकल कॉन्सेप्ट हैं। ये आपको लक्ष्मीकांत की किताब में नहीं मिलेंगे। लक्ष्मीकांत की किताब प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वह मेंस के लिए उतनी अच्छी नहीं है। मेंस के सवालों को लक्ष्मीकांत की किताब नहीं हल कर पाती, प्रीलिम्स के किताबों के सवालों के लिए थोड़ा सा ठीक है वो। तो हम इस बात को देखने की कोशिश करते हैं। हमने अभी समझाया आपको कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल सप्लीमेंट करता है प्रीएम्बल को। लेट्स हम एक दूसरी बात करते हैं, हाउ सोशलिस्टिक पैटर्न अचीव्ड। हाउ सोशलिस्टिक पैटर्न अचीव्ड। जो हमारा एक सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी है, जो प्रीएम्बल भी कहती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहता है, यह कैसे अचीव होता है। अगर हम देखें हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है? सोशल ऑर्डर। हम चाहते क्या हैं? हम एक सोशल ऑर्डर चाहते हैं। हमारा जो समाज है वह इतिहास की एक घटनाओं से, इतिहास से वह एक बटा हुआ समाज है। अब हम इस समाज में कैसे सोशल ऑर्डर को अचीव करना चाहते हैं? तो सोशल ऑर्डर को अचीव करने के लिए जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में। अब इसको देखते हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्लेड लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। हाउ सोशलिस्टिक पैटर्न अचीव, इस सवाल का जवाब देना चाहें, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू में, आपके दिमाग में पहली चीज स्ट्राइक करेगी, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को बनाने में। हमारे देश में जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनी हैं, इनको बनाने में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। उस भूमिका के निर्वाह करने के कारण सोशलिस्टिक पैटर्न हमने अचीव करने का प्रयास किया है। यह अगर आपके दिमाग में आ गया, आप इस सवाल का आंसर कर ले जाओगे। अब हमारा जो समाज कैसे इंस्पायर हुआ है, हमारा समाज इंस्पायर कैसे, हम लोग इंस्पायर कैसे हुए हैं, यह जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या करता है, यह हमको इंस्पायर करता है। आइडिया ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इंस्पायर करता है, हमको उत्प्रेरित करता है। किस बात के लिए?
आइडिया ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न। ये सब हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमने सब निकाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि साहब ये सब आइडियाज आप कहां से ला रहे हो, तो मैंने सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से निकाला है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से व्याख्यायित करती है। तो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वह क्या करता है, यह क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर हम यहां शुरू करते हैं, हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को बनाने में। Our directive principles are playing a very important role, or played a very important role to formulate the legislative and administrative policy in the country. How directive principle helps us? It inspires us. What inspire? For the idea of the socialistic pattern of the society. जो हमारा प्रोसेस है, गोल है, क्या है, जो हमारी एग्रीकेरियन इकोनॉमी है, इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है। एग्रीगेरियन इकोनॉमी को हमने रीस्ट्रक्चर किया है। को हमने रीस्ट्रक्चर किया, प्रॉपर्टी राइट को डाइल्यूट किया, प्रॉपर्टी राइट डाइल्यूट किया। हमने अपनी एग्रीगेरियन इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया, प्रॉपर्टी राइट डाइल्यूट किया, वेल्थ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का संकेंद्रण न हो, इस पर काम किया। भूमि सुधार किया, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट लाया। अब देखिए, अब इसको आप देखिए, अब इसको आप एक कंपोजिट चार्ट में देखिए। इस चीज को जो हमने लिखा है इसको आप कंपोजिट चार्ट में देखिए। देखिए अब सी, आपका आंसर बहुत ही स्ट्रक्चर होना शुरू हो गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सप्लीमेंट करता है प्रीएम्बल को। दूसरा क्या है, हाउ सोशलिस्टिक पैटर्न अचीव्ड। इसको आप देखने की कोशिश करिए, आपको बहुत ही साफ रास्ता दिख जाएगा कैसे हमारी आइडिया को इंस्पायर करता है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी को हमने रीस्ट्रक्चर किया, जो प्रॉपर्टी राइट था उसको हमने डाइल्यूट किया, जो हमने वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का संकेंद्रण था इस पर काम किया कि संकेंद्रण न हो, भूमि सुधार किया और जमींदारी एबॉलिशन एक्ट लाया। जो पब्लिक इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सेक्टर था उसको हमने एक्सटेंड किया और प्राइवेट जो परवेसिव सिस्टम था गवर्नमेंट रेगुलेशन का, प्राइवेट इकोनॉमिक इंटरप्राइज में हैज बीन क्रिएटेड। तो हमने प्राइवेट इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस में क्रिएट किया। हमने कांस्टेंट एफर्ट लिया किस बात की, इंप्रूव द पोजीशन। हमने प्रयास किया लोगों की अवस्थाओं में सुधार आए, टू इंप्रूव द पोजीशन। वह कौन कौन से लोग थे, उसमें लोग थे एससी थे, एसटी थे, ओबीसी थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, बूढ़े थे। हमने प्रयास किया, क्या प्रयास किया कि लोगों की अवस्थाओं में सुधार आवे। उसमें कौन कौन थे, एससी थे, एसटी थे, ओबीसी थे, महिलाएं थी, बच्चे थे। तो जो हमने यह कोशिश किया उनके पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए। लेकिन हम साथ में यह भी कहेंगे कि हमारे सारे प्रयासों के बावजूद
अपने पास अभी भी डिफिशिएंसीज हैं जिसको दूर करने की आवश्यकता है। तो अगर हम इसको फिर एक बात कहने की कोशिश करें, हमने जो प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाई, अगर हम इसको और ज़्यादा कहने की कोशिश करें कि जो हमने प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाई अगर वह फेल्योर हो रही हैं तो क्यों हुई। अब हम आप देखिए सारा अच्छा नहीं ले सकते हो, अब फेल्योर क्यों हो रहा है। हमने काम अच्छा किया, हमारी सदाशयता थी, लेकिन हमारा फेल्योर क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न क्या है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, मिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड नो एडमिनिस्ट्रेशन। यह कारण था जिसके कारण हमारा फेल्योर हुआ है। तो अगर हम संविधान की प्रस्तावना से इसको जोड़े जो हम लिख रहे हैं, तो संविधान की प्रस्तावना में शब्द है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी। अब उससे आप जोड़िए, उससे आप इसको जोड़ने की कोशिश करिए। जो सोशलिस्ट वर्ड है उसका कहीं भी डिफिनीशन नहीं दिया गया है, संविधान में लाया गया है, संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है, एन इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना। कैसे करना, थ्रू रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के द्वारा एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना। सवाल ऐसे ही आते हैं, यू स्टॉप लिविंग द पास्ट की सीधा पूछेंगे 38, 37, 38, 39, 42 लिखो, ये कोई पूछने वाला नहीं है। वह सवाल आपसे बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा कि आप कोई अनुच्छेद लिखो। यह ऐसे ही सवाल बनेंगे आपसे कि जहां आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग संविधान की है, वह डीप अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर वह रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो कुछ काम नहीं बनेगा। आगे चले, यस और नो। अब मीनिंग ऑफ सोशलिज्म है क्या, थोड़ा हम इस पे 2 मिनट लगा देते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा साफ हो जाए। मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए कि जो लक्ष्मीकांत की किताब में लिखा है अगर वही मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो क्या है, समय का बेहतर इस्तेमाल नहीं होगा। लक्ष्मीकांत की किताब में बेसिक सिंपल लिखा है, मोर और लेस सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, लेकिन लक्ष्मीकांत की किताब को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने के मूड में आपको नहीं, वो किताब आप लोग पढ़ लीजिए। तो आप एक ऐसा काम करने की कोशिश करिए कि लक्ष्मीकांत के, आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ें। आपको किताबें कुछ खास है ही नहीं है, तो आप लोग लक्ष्मीकांत की किताब खुद पढ़ लें और मुझको एक एडवांस स्टडी कराने दें जो एक कठिन कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें सवाल बनते हैं, ताकि आपकी एक ऐसी तैयारी हो जाए कि इस पोर्शन का सवाल किसी भी हालत में गलत ना हो। तो लक्ष्मीकांत की किताब आप लोग पढ़ लीजिए, बड़ी सिंपल सी किताब है। अगर आप मेरे लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, मोर और लेस सारी चीज़ें मैं कहता हूँ उसको एनालाइज कर देता हूँ, तो आपको क्या होगा, एक आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पूरे सिस्टम की। तो हम समझने करते हैं मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। जो मीनिंग ऑफ सोशलिज्म है इसका ताल्लुकात क्या है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, वाया फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स। जो सोशलिज्म की परिभाषा है या अर्थ है किस तरह से है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट से लिए गए हैं। मिनर्वा मिल्स केस में यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बड़ा मोटा ऑर्डर है, मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है, आप लोग मत पढ़िएगा,
क्योंकि जो आपके काम का है मैं लिख देता हूं। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशलिज्म का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस बाई इंटरप्ले ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के द्वारा की सहायता से सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्राप्त करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहने की कोशिश की है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये अचीव कैसे हो सकता है, जो सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन कैसे हो सकता है। एंड ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज, इनइक्वलिटी और अपॉर्चुनिटी सबको दी जाए। तो जो हमारा एक तात्पर्य है कि जो सोशलिज्म कहता है कि हम एक सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन करें, सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है। आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, ये सब आपको बहुत काम आएगा। सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है वह कैसे प्राप्त होगा। हमने कहा फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सहायता से प्राप्त होगा। अब जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है, जो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से प्राप्त हो रहा है, तो जो डेमोक्रेसी, जो हम एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अचीव करना चाहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस और जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो कैसे अचीव होगा। जो डेमोक्रेटिक जो जस्ट है सोशलिज्म वो अचीव कैसे होगा, सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन से। तो जो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है यह अचीव कैसे होगा, अचीव कैसे, सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन से। यह जो अपना डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसकी प्राप्ति कैसे होगी, जो गणतांत्रिक समाजवाद है इसकी प्राप्ति कैसे होगी, एक सामाजिक आर्थिक क्रांति से होगी। फिर रिपीट करता हूं, जो हमारा एक गोल है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसकी प्राप्ति होगी एक सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन से। सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन से क्या होगा, पॉवर्टी, डिसीज, इनइक्वलिटी, इन सब का अंत होगा। जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन होगा उससे क्या होगा, यह समापन करेगा, किसका करेगा, पॉवर्टी का, इग्नोरेंस का, डिसीज का, इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का, जो इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का। मजा आ रहा नहीं आ रहा, यह इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का यह समापन करेगा। तो अगर हम इस बात को समझने के बाद हम यह कहना चाहें कि एम ऑफ सोशलिज्म क्या है, हमारा एम ऑफ सोशलिज्म क्या है, एम ऑफ सोशलिज्म क्या है, हमारे समाजवाद का, हम जिस समाजवाद की बात कह रहे हैं हमारे उस समाजवाद का लक्ष्य क्या है, हमारा जो समाजवाद है उसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस। लक्ष्य क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस।
हमारे इस समाजवाद का लक्ष्य क्या है, हमारे सोशलिज्म का एम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज है, इसका मतलब क्या है, हम इससे कहना क्या चाहते हैं? जो हमारा मटेरियल रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो कम्युनिटी में इस तरह से हो, एक कॉमन गुड की प्राप्ति हो। बड़ा आसानी से सुप्रीम कोर्ट समझा देता है कि हमारा जो सोशलिज्म की एम क्या है कि हमारे मटेरियल सोर्सेस का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो कि कॉमन गुड की प्राप्ति हो, एक अच्छे तत्व की प्राप्ति हो जाए। और वो क्या है, हमारा बेसिक फ्रेमवर्क क्या है जो सोशलिज्म प्रोवाइड क्या करता है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू द वर्किंग पीपल। अब ये क्या है कॉमन गुड? ये कॉमन गुड है क्या? ये कॉमन गुड है क्या? डिसेंट living of working people oblique people। डिसेंट लिविंग ऑफ वर्किंग पीपुल ऑब्लिक पीपुल। अब इसको हम क्यों चाहते हैं? हम एक इगैलिटेरियन प्रिंसिपल को लगा के सोसाइटी बनाना चाहते हैं। जो प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको हम पढ़ने की कोशिश करें, आर्टिकल 38, 42, 43, 46, 48A। अब आते हैं थोड़ा से स्पेसिफिक। आप लोग अपना खोलिए संविधान, खोलिए आर्टिकल 38, आर्टिकल 42, 43, 46, 38, 42, 43, 46, 48A। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। खोलिए, मैं कंक्लूजन में कहां पहुंचा हूं? जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आर्टिकल 38, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, 46, 48 के साथ पढ़ें तो यह क्या कहता है? यह हमारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस के प्रमोशन की बात करता है। इसका मतलब क्या, इसका लक्ष्य क्या है? अटेन ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वलिटी। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल यह हमारे सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है। और जो यह हमारे सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे सोशल जस्टिस का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ द सोशल जस्टिस? इज टू अटेन, इस प्राप्ति करना, इज टू अटेन, व्हाट टू अटेन? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? तो जो प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, रेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 38, 42, 43, 46 और 48A है, यह प्रमोट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस का, जिसका एम है, हमारा एम सोशल जस्टिस का क्या है? टू अटेन ए सब्सटेंशियल डिग्री
ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो जो ऑब्जेक्टिव है सोशल जस्टिस का, ऑब्जेक्टिव है जो सोशल जस्टिस का क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस सोशल जस्टिस का, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव टू सोशल जस्टिस क्या है हमारा, जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमने पढ़ने की कोशिश की है, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव सोशल जस्टिस का क्या है, वह इनकॉर्पोरेट करता है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और आर्टिकल 15(5). इसमें आप और जोड़िए, इसमें एक आप और जोड़िए, आर्टिकल 15(5). तो जब हम एक सोशल जस्टिस की अवधारणा की बात करते हैं, उस सोशल जस्टिस की अवधारणा कैसे प्राप्त होती है। अब आप लोग 2 मिनट आप इन प्रावधानों को पढ़ने की कोशिश करिए। आपके एक बहुत अच्छे सवाल का जवाब हो गया है। आपकी उम्र के अभ्यर्थी के लिए इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। अब देखिए कौन कौन से आर्टिकल हैं। ओपन द बेयर एक्ट, प्रियम्बल हमने पहले एक्सप्लेन किया है, आप पढ़िए आर्टिकल 38। सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं बोलता जाता हूं आप लिखते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा आप लिखते जाइए। आर्टिकल 38 डैश लिखिए, सोशल ऑर्डर लिखिए, जो मैं बोलता जाऊं वही लिखते जाइए, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए कैसे आप याद करेंगे, आपका नोट्स कैसे बनेगा। 38 सोशल ऑर्डर लिख लिया। आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर वेलफेयर। तो इससे क्या हो गया, जो अनुच्छेद 38 है वह एक सोशल ऑर्डर के प्रमोट करने की बात करता है, जिसमें क्या होगा, जिसमें लोगों का, जिसमें पीपुल का, आदमियों का, व्यक्तियों का जो वेलफेयर है उसकी बात की जाती है। आइए 42 क्या है पढ़िए। आर्टिकल 42 क्या है, जल्दी बोलिए, लिखिए जल्दी से, फास्ट लिखिए, आप वहीं लिखिए। वर्किंग कंडीशन मैटरनिटी रिलीफ। ज्यादा लिखेंगे कोई फायदा नहीं होगा। वर्किंग, जब एग्जाम में आप लिखते हैं तो आपको इतना ही याद आता है, ये एग्जाम रट के नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 42 क्या बात करता है, वर्किंग कंडीशन मैटरनिटी रिलीफ। तो जो जस्ट एंड ह्यूमन जो कंडीशन है ऑफ वर्क का और आपके मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। आर्टिकल 43 किस बात की वकालत करता है। आर्टिकल 43 बात करता है लिविंग वेजेस वर्कर, इतना लिख लीजिए बस, वेजेस वर्कर्स, बस लिविंग भी लिख लीजिए, 3 चीज हो गया। तो आर्टिकल 43 बात करता है कि जो लिविंग, जो हमारे स्टेट इस बात की कोशिश करे, इस तरह का लेजिस्लेशन बनावे कि हमारे सारे वर्कर्स को, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, उनका जो वर्क हो, लिविंग वेज मिले और इनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो और वह फुल एंजॉयमेंट कर सकें सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज का। तो स्टेट इस बात को प्रमोट करे, कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस। अब देखिए 43 में गांधीवादी सिद्धांत भी है, लेकिन अगर आप इसको याद करना चाहें कैसे याद होगा, कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 43 है वह कहता है राज्य इस बात का प्रयत्न करे, राज्य ऐसे विधान बनाए ताकि ऐसी प्रक्रियाओं का जन्म हो कि हमारे सारे कामगारों को, वह एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल में हो, उनको अपनी जीवन यापन के लिए मजदूरी प्राप्त हो और उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की प्राप्त हो। ये आप क्या क्या हो गया, आर्टिकल 43। अगला क्या है 46।
आर्टिकल 46 किसकी बात करता है? इफ यू रीड आर्टिकल 46 क्या बात करता है वो? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर इतना भी आप परीक्षा में लिख देंगे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको लिखना 150-250 शब्द है वीकर सेक्शन। अगर आपने इतना भी लिख दिया आपका काम हो गया, अगर आपने ये भी लिख दिया आपका काम हो गया, क्योंकि 150 शब्द आप कितना लिखोगे। 46 क्या बात करता है कि हम प्रमोट करें, क्या प्रमोट करें? एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उसमें लिखा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो वीकर सेक्शन में अगर आप लगाएंगे तो आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब दिख जाएगा। यहां फिर क्या कहता है कि राज्य इस बात को प्रोत्साहन दे, प्रमोट करे और वह स्पेशल केयर ले, वह विशिष्ट रूप से ध्यान दे एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शन के हैं। इन पर्टिकुलर आप देखिए उसमें शब्द है वीकर सेक्शन इन पर्टिकुलर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को प्रमोट करने की कोशिश करें। अगला कौन सा है? जल्दी बोलिए। 48A। अगला क्या है? 48A। 48A किसकी बात करता है? इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। आगे हम पढ़ाएंगे कि कैसे यह जो प्रावधान है वह फंडामेंटल राइट बन चुका है। इसमें आप क्लाइमेट चेंज भी लिख सकते हो एक दो लाइन। अगर आप इसको डिस्क्राइब करो आप क्लाइमेट चेंज लिख सकते हो। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपको तापमान कम करना वो भी लिख सकते हो। देखिए आपकी कल्पनाशीलता की कोई लिमिट नहीं है। इसको आप और अच्छा लिख सकते हो कि आर्टिकल 48 जो है वह क्लाइमेट चेंज का है, ये भी आप लिख सकते हो क्लाइमेट चेंज का है। आर्टिकल 48 वह क्लाइमेट चेंज का है। क्लाइमेट चेंज क्या है? इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। तो आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि हम प्रोटेक्शन करें, इंप्रूव करें इन्वायरमेंट को, हम सेफगार्ड करें फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। सब में एक ही है कि राज्य इस बात का प्रयास करे कि वह प्रोटेक्ट करे, संरक्षित करे, इंप्रूव करे, सुधार करे इन्वायरमेंट में और सेफगार्ड करे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में। हमने यात्रा कहां शुरू की थी? ये प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। अब आप पढ़ते जाइए। अब प्रमोटिंग, अब सवाल क्या आ गया? संविधान के कौन कौन से उपबंध हैं जो प्रमोट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस को? अगर आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको इन सारे प्रावधानों को देखना पड़ेगा। किसी आदमी को कोई समस्या हो रही है, एक प्रावधान छूट रहा है, कौन छूट रहा है? 15(5) सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 जो एडवांसमेंट ऑफ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का है। 55 एडवांसमेंट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। काम हो गया मेरे ख्याल से, बोलिए काम हो गया, काम नहीं हुआ अभी? जल्दी बताइए। मेरे ख्याल से मैं जनरली आपका छोड़ देता हूं, कहते हैं ब्लैक बोर्ड, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो ब्लैक बोर्ड से। यस, नवीन शुक्ला या गिरीश शुक्ला। ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं आएगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस का संविधान में उस तरह का प्रावधान नहीं था और चूंकि उन्होंने उसको लिखा नहीं है तो आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। हम लोग एक चीज, तो हमने एक बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट किया है। हम अब एक दूसरे टास्क पे चलते हैं
जस्टिसिबिलिटी, न्याय योग्यता। अब इसको हम समझना क्यों चाहते हैं? अगली बात हम समझते हैं 10-15 मिनट में, न्याय योग्यता। इसको इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया है जस्टिसिएबिलिटी। अब इस बात का जो सारा जिक्र है वह फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच के दो प्रावधानों से उठकर सामने आता है। जो आर्टिकल 37 है, वह क्या बोलता है कि यह जो हमारे संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट नहीं है। इन्फोर्सिएबल बाय अ कोर्ट नहीं है, मतलब इन भाग 4 के भाग 3 के विपरीत जो भाग 4 के हमारे प्रावधान हैं वह कोर्ट के द्वारा न्याय योग्य नहीं है। लेकिन उसी में दूसरी लाइन क्या है, यह स्टेट की ड्यूटी है। पहला बात यह बोलता है आर्टिकल 17, और दूसरा बात क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ स्टेट, राज्य का दायित्व। क्या दायित्व है राज्य का? नीति बनाते समय इस भाग के प्रावधान का ध्यान रखें, भाग के प्रावधान का एक दिशा निर्देश के रूप में इस्तेमाल करें, एक दिशा निर्देश के रूप में इस्तेमाल करें। ठीक है, एक राज्य का कर्तव्य है, दो बात कह रहा है आर्टिकल 37 कि जो हमारा भाग 4 का सारा सिस्टम है, भाग 4 किसी भी तरह से यह नहीं कहता है कि यह न्याय योग्य है, इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट है। अगर आर्टिकल 37 को आर्टिकल 13 से पढ़िए तो राज्य के जो हमारे संविधान के मूल अधिकार हैं वह मूल अधिकार वाद योग्य हैं और उसमें न्याय प्राप्ति की जा सकती है। अगर हम अनुच्छेद 37 पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 37 क्या बोलता है कि यह कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इनको इस भाग में उल्लिखित निर्देशों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या संस्थाएं न्यायालय का शरण नहीं ले सकती हैं। लेकिन उसी संविधान के 37 का दूसरा भाग क्या कहता है कि यह राज्य का कर्तव्य है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, कि जब वह कोई पॉलिसी कोई विधान बनाए तो वह इस भाग के प्रावधान का एक दिशा निर्देश के रूप में इस्तेमाल करे। अब यहां से अगर हम अनुच्छेद 37 से अपनी यात्रा शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 37 क्या कहता है, यह लीगल नॉन इन्फोर्सिएबिलिटी क्यों आई है। जो एक लीगल, अनुच्छेद 37 क्या बोलता है, लीगल नॉन इन्फोर्सिएबिलिटी। अनुच्छेद 37 कहता है लीगल नॉन इन्फोर्सिबिलिटी की बात करता है। अगर हम लीगल नॉन इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें या नॉन जस्टिसिबिलिटी की बात करें, इन सिद्धांतों को लेकर इसका मतलब क्या हो गया, दे इम्पोज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। एक एक शब्द का ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव
ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट, वह राज्य पर एक सकारात्मक बाध्यता की प्रक्रिया को आरोपित करते हैं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम लीगल नॉन इन्फोर्सिबिलिटी या नॉन जस्टिबिलिटी की अगर बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लीगल नॉन इन्फोर्सिबिलिटी और द नॉन जस्टिबिलिटी। दीज प्रिंसिपल्स के साथ क्या है, इसका मतलब क्या है, दे इम्पोज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाइल टेकिंग पॉजिटिव एक्शन, जो गवर्नमेंट फंक्शन है, जो मोस्ट क्रूशियल है फाइनेंशियल रिसोर्सेस को लेकर, वह जनता की संबद्धता के साथ देखा जाना चाहिए। तो व्हाइल टेकिंग एनी पॉजिटिव एक्शन, government functions under the several restraints, the most crucial of these being that of financial resources। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपने मेकर्स थे, उन्होंने एक प्रैग्मेटिक व्यू लिया, उन्होंने इस बात को रिफ्रेन कर दिया, इसको बनाते समय टीथ ऑफ जुडिशरी से बाहर रखा। न्यायालय के अधिकारों से इसको बाहर रखा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जो लीगल नॉन इन्फोर्सिबिलिटी है, यह क्या है, एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट है कि स्टेट पॉजिटिव एक्शन लेते समय जो सरकार के कदम हैं, फंक्शंस हैं, जिसमें बहुत से रिस्ट्रेंट्स हैं, जिसमें बहुत सी समस्याएं हैं, बाध्यताएं हैं, जिसमें सबसे मुख्य बाध्यता क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो कमी होती है, इसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एक प्रैग्मेटिक व्यू लिया, कहते हैं एक सोची समझी रणनीति अपनाई कि इनको जो न्यायालय की बाध्यता या शक्ति है उससे दूर रखने की कोशिश की गई। अब सवाल क्या बनेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लीगल इन्फोर्सिबिलिटी से दूर क्यों रखा गया। ये प्री का सवाल बन गया, से दूर क्यों रखा गया। एक छोटा सा सवाल है, देखिए आप फिर से इसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है। यह आपका सवाल है प्रीलिम्स का। इस सवाल का आंसर दीजिए। समझ आ रहा है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके प्रीलिम्स का सवाल क्या है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लीगल इन्फोर्सिबिलिटी से दूर क्यों रखा गया। अब इस सवाल का मैं आंसर कर रहा हूं, आप फिर से सुनिए। जो कारण था लीगल नॉन इन्फोर्सिबल करने का, जो कारण था इनको वाद योग्य न बनाने का, इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न करने के पीछे कारण क्या था, उसका कारण क्या था। यह राज्य के एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। अब जब राज्य कोई पॉजिटिव एक्शन लेगा तो जो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो बहुत से बाध्यताओं से संचालित होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बाध्यता क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होना या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की सीमा होना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एक प्रैग्मेटिक व्यू लिया कि अपने आप जब इस सिद्धांत को बनाया तो उन्होंने इस सिद्धांत को न्यायालय से दूर रखने की कोशिश की। उनका यह बिलीव था, विश्वास था कि कोर्ट प्रोसीडिंग से यह प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वह इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं है, लेकिन वह फंडामेंटल हैं गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री।
हो गया क्लियर? बताइए किसको क्लियर नहीं हुआ, किसको दिक्कत आ रही है? एनीवन हैज प्रॉब्लम? बताइए, पढ़िए उसको। पढ़िए इसको। बताइए किसको दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को लिया गया तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या यह किसी भी तरह से बाध्य नहीं कर सकता है? अब अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि यह सच है कि यह न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, लेकिन कोर्ट्स इस बात को समझती है, bound to evolve, affirm and adopt the principles of interpretation which will further not hinder the goals set out in the directive principles of state policy। यह बाध्य योग्य नहीं है, लेकिन जो गोल बनाया गया है उसको प्राप्त करना ही होगा। फंडामेंटल राइट क्या है? निगेटिव ऑब्लिगेशन है। फंडामेंटल राइट निगेटिव ऑब्लिगेशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये भी सवाल बन सकता है। ये पॉजिटिव, अगर आप सवाल देखिए प्रीलिम्स का ऐसे बनता है, फंडामेंटल राइट निगेटिव ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखें तो फंडामेंटल राइट एक निगेटिव ऑब्लिगेशन की बात करते हैं और यह बात करते हैं एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन की। फंडामेंटल राइट के साथ क्या है? राज्य क्या न करे, राज्य क्या न करे। इसके साथ क्या है? राज्य क्या करे। यह न का फर्क है बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट। फर्क सिर्फ न का है। द फंडामेंटल राइट, it is obligatory on the state what its state should not do, but for the is directive principles what state should do। लॉ अगर कोई इनकंसिस्टेंट है, लॉ इनकंसिस्टेंट, लॉ कोई इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट इनवैलिड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वैलिड। पढ़िए ठीक से इसको। कोई लॉ ऐसा बनाया जाए जो इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट से, वह इनवैलिड है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से इनकंसिस्टेंट है तो वह वैलिड है। तो लॉ इनकंसिस्टेंट विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है। किसको गाइड कर रहा है? लेजिस्लेशन को कर रहा है। किस बात के लिए कर रहा है? अपने पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या बोल रहा है? यह गाइड कर रहा है, गाइड कर रहा है राज्य को। शक्ति के प्रयोग का, यह राज्य को चेतावनी दे रहा है। यह राज्य को चेतावनी दे रहा है। शक्ति के उचित प्रयोग का। आपका पूरा नोट्स ही बन जा रहा है। यह राज्य को गाइड कर रहा है शक्ति के प्रयोग का, वह राज्य को चेतावनी दे रहा है शक्ति के उचित प्रयोग का। क्लियर हुआ? इसीलिए अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो जो वर्चुअल मोनोपोली ऑफ ए बिजनेस टू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी
कैन नॉट बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन इवन इट मे इन्फ्रिंज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 को अगर इन्फ्रिंज करते हुए, आर्टिकल 39 को इन्फ्रिंज करते हुए अगर मोनोपोली कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी जाए, वह इनवैलिड नहीं हो सकता। वह इनवैलिड नहीं हो सकता। यह एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो डिक्लेयर हुआ। मेरे ख्याल से यह चैप्टर क्लोज हो गया जो मैं करना चाहता था। अगला एक चैप्टर है जो इंटर रिलेशन है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। उसमें मेरे ख्याल से 20-25 मिनट टाइम लगेगा, उसको हम कल करने की कोशिश करते हैं। देन आज का क्लास यहीं बंद करते हैं। इतनी ज़्यादा इंटेंस क्लासेस के लिए 2 घंटे चलाना ठीक नहीं है। 65-70 मिनट की क्लास अच्छी खासी होती है। लेट्स टॉक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टडी। हम जो एक प्लान कर रहे हैं अपना मॉक टेस्ट, जो डेट कब होगी मैं कहना मुश्किल है क्योंकि उसका सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। हम बगैर सिलेबस पूरा किए एग्ज़ाम लेने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी क्या समान नागरिक संहिता, धर्म की स्वतंत्रता, यह सवाल आपने जो रेज किया है अगले लेक्चर में आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर द लेक्चर। यह एग्जैक्ट सवाल मैं हैंडल कर रहा हूं आपके नेक्स्ट लेक्चर में कि जो कॉमन सिविल कोड है वह धर्म की स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित करता है। उसमें बात सिर्फ माइनॉरिटी हिंदू की नहीं है, उसमें बात मेजॉरिटी हिंदू की भी है। और यह आपकी बात जो है एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे यह धर्म की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि आपका पहले सिलेबस पूरा हो जाए, फिर आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट का हम लोगों ने एक अलग सिस्टम शुरू कर दिया है। टेस्ट पेपर आपके बन रहे हैं। मेरे ख्याल से 2 वीक्स टाइम लगेगा मुझको कंप्लीट करने में, क्योंकि आपके टेस्ट में एक बड़ा पोर्शन है 1885 से 1947 तक का, जिसमें हमने बीच का जो 1905 से 1939 तक का हुआ नहीं है। दूसरा आपका एक पोर्शन है पॉलिटी का पोर्शन मोर और लेस हो चुका है, फंडामेंटल राइट हो गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हाफ पार्ट कर लिया है, हाफ पार्ट में 1-2 लेक्चर लगेंगे। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी छोटी सी है। आप लोग का जो मैप का पोर्शन है वह पढ़ाया हुआ है, शौर्य शुक्ला ने पढ़ाया हुआ है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज पे पढ़ाया गया है। करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स जो है वो मोर और लेस मेरे लेक्चर से आएगा, तो आपका वो पोर्शन काफ़ी देखा हुआ है। मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, आपका तकरीबन 100 सवाल का मॉक टेस्ट हम बना देंगे, उसमें सब कुछ होगा। मॉक टेस्ट यूपीएससी की तरह का ही है। तो आप लोग एक कठिन मॉक टेस्ट के बारे में सोचिए। इस समय मॉक टेस्ट देने की बहुत मार चल रही है, लेकिन जिस समय आप मॉक टेस्ट देंगे आपके हाथ के तोते उड़ जाएंगे। मैं पहले से ही आपको इस बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूं कि मॉक टेस्ट बहुत ही कठिन है और वह आसान नहीं होगा हैंडल करना। टेक केयर। कोई सवाल हो आप लोग लिखिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।